एनाटॉमी के अंदर हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है उसका नेक्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और उसके अंदर भी जो हमारा सब टॉपिक है वो है नर्व सेल बॉडी। ठीक है, अब ये क्या होता है सेल बॉडी? तो बेसिकली हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि उसके अंदर क्या होते हैं, इस तरह से डेंड्राइट्स होते हैं। ठीक है, उसकी अपनी एक सेल बॉडी होती है, उसके एक्सोन्स होते हैं, फिर फर्दर उसके एक्सोन के आगे ऐसे टर्मिनल्स वगैरह बने हुए होते हैं। तो अब जो न्यूरॉन की जो ये वाला सारा पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं कि क्या है, उसकी सेल बॉडी है। ठीक है, और ये मेन लिविंग पार्ट है न्यूरॉन का। ठीक है, और इसके अंदर इसका न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। इसके अंदर इसकी जितनी भी एक्टिविटीज कंट्रोल हो रही होती है वो कौन कर रहा होता है, उसकी सेल बॉडी कर रही होती है। ठीक है, सेल बॉडी। अब जो सेल बॉडी होती है इसके अंदर तीन मेन चीजें प्रेजेंट होती हैं। कितनी मेन चीजें? 3 मेन चीजें इसके अंदर प्रेजेंट है। ये आपने याद रखनी है कि इसके अंदर 3 मेन चीजें हैं। कौन सी मेन चीजें हैं? एक मेन चीज तो है उसके अंदर न्यूक्लियस, एक उसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज है उसका साइटोप्लाज्म और एक इम्पॉर्टेंट चीज है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी जो टॉपिक है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियस कैसे इम्पॉर्टेंट है इसके लिए और क्या क्या न्यूक्लियस का सारा रोल है और उसके अंदर न्यूक्लियस की क्या इंपॉर्टेंस है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे सेल बॉडी के लिए यानी सेल बॉडी का एक एसेंशियल पार्ट कैसे है। ठीक है, अब जो न्यूरॉन सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी जो आपको दिख रही है ये हमेशा सब न्यूरॉन में एक जैसे साइज की नहीं होती। ठीक है, कुछ न्यूरॉन में छोटी होती है। कितनी छोटी होती है? ये 5 माइक्रोमीटर की होती है। कुछ न्यूरॉन में कितनी होती है? ये 135 माइक्रोमीटर की होती है। ठीक है, 135 जितनी भी हो सकती है। तो अब क्या चीज़ है जो डिफरेंशिएट कर रही है कि 5 की कितनी होगी और 135 की कितनी होगी? वो है कि वो न्यूरॉन प्रेजेंट कहाँ पे है। यानी कि लेट्स सपोज अगर ये इस तरह से एक न्यूरॉन है जो प्रेजेंट है और इसका काम ये है कि इसने अपने एरिया में, यानी कि ये अगर इस एरिया के अंदर प्रेजेंट है, ये एरिया है और इसने यहीं पर काम करना है ज़्यादा, यानी लोकलाइज काम है इसका, तो फिर इसका सेल बॉडी इतनी बड़ी नहीं होगी क्योंकि इसके आसपास और न्यूरॉन भी इस तरह प्रेजेंट होते हैं। एक न्यूरॉन यहाँ पे सेल बॉडी, दूसरे न्यूरॉन की इस तरह सेल बॉडी, तो वो इस एरिया के अंदर जितना भी काम है वो सब न्यूरॉन मिल के कार्य होते हैं। तो इतनी ज़्यादा लोकलाइजेशन में जो न्यूरॉन है उसकी सेल बॉडी की बड़े होने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन लेट्स सपोज कि अगर एक न्यूरॉन जो ये वाला प्रेजेंट है इसने दूर कहीं आगे मैसेज भेजना है, बहुत ज़्यादा दूर मैसेज भेजना है, तो दूर अब अगर इसने मैसेज भेजना है तो इसका ये जो एक्सोन है ये क्या होगा? ये भी बड़ा होगा। ठीक है, इसके टर्मिनल भी ज़रा आगे तक जाएंगे, बड़े होंगे। क्योंकि ये जो है लोकलाइज काम नहीं कर रहा, ये जिस जगह पे प्रेजेंट है इसने मैसेज उस जगह से काफ़ी दूर भेजना है, लॉन्ग डिस्टेंस पे भेजना है। तो इस वजह से इसकी सेल बॉडी का साइज भी फिर क्या होगा? सेल बॉडी का साइज भी बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, उसने प्रोटीन बनानी है। ठीक है, और पूरे जो न्यूरॉन है उसको मेंटेन करना है। तो अब न्यूरॉन के फाइबर ही इतने बड़े हैं तो उसको प्रोटीन की ज़रूरत भी ज़्यादा है, प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा है। तो फिर सेल बॉडी का जो साइज होता है वो क्या कर जाता है? वो इसका साइज बढ़ जाता है। अगर उसके फाइबर्स का साइज ज़्यादा हो, अगर उसको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत हो तो फिर सेल बॉडी का साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमने ये बात डिस्कस की कि जो स्मॉल न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं? लोकल प्रोसेसिंग करते हैं। जो जिनकी सेल बॉडीज क्या होती हैं उनका साइज कम होता है, उनका साइज क्या होता है? लेस होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोकल काम करना होता है। लेकिन जिन न्यूरॉन ने बड़ा काम करना होता है, यानी दूर तक मैसेज भेजना होता है, उनकी जो सेल बॉडी है उसका साइज क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब जो न्यूक्लियस है ये क्या है? मेन कंट्रोल सेंटर है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो लोकलाइज सेल है उसकी एग्जांपल में क्या आ जाता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स आ जाता है, सेरिबेलर कॉर्टेक्स आ जाता है। सेरिबेलर, आपको पता है कि सेरिबेलम कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे हाइंड ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमारे पोस्चर और बैलेंस को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जहाँ पे जो न्यूरॉन है वो क्या है? उनकी उनकी जो आपस में कनेक्शन है या उनका जो काम है वो लोकलाइज है, तो इस वजह से उनकी सेल बॉडी क्या है? छोटी होती है। जबकि जो एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है
अब ये हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें कि स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज लाने ले जाने के बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैक्स हैं, लेकिन ये हम इस बात को याद रख लें कि स्पाइनल कॉर्ड का जो एंटीरियर पोर्शन होता है वो कौन सा पोर्शन होता है, मोटर पोर्शन होता है, ठीक है। अब हमें पता है कि स्पाइनल कॉर्ड से मोटर क्या करेगा, वो मैसेज स्पाइनल कॉर्ड से अपने इफेक्टर तक लेके जाएगा। अब उसका इफेक्टर करीब भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो उसके इफेक्टर है वो दूर हो सकते हैं। लेट्स सपोज स्पाइनल कॉर्ड से एक मैसेज निकल रहा है मोटर न्यूरॉन के जरिए, उसने कहाँ पे जाना है, पाँव तक जाना है। तो पाँव, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे है, कमर में, और पाँव जो है उस और कमर के दरमियान में रास्ता कितना बड़ा है, तो इसलिए जो मोटर न्यूरॉन होते हैं उनकी फाइबर्स बड़े होते हैं, फिर से फाइबर्स बड़े होते हैं, न्यूरॉन बड़ा हो जाता है, न्यूरॉन बड़ा हो जाता है तो प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो उसकी सेल बॉडी भी जाहिर सी बात है पूरे स्ट्रक्चर के हवाले से भी वो भी क्या हो जाएगी, बड़ी होगी, और 135 माइक्रोमीटर डायमीटर, ठीक है। तो न्यूक्लियस की हम बात करते हैं, न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूरॉन का, ठीक है। ये जो है क्या है, इसका न्यूक्लियस, न्यूरॉन का एक जनरल न्यूरॉन ले लें, ठीक है। उसका न्यूक्लियस किस तरह होता है, एक तो सबसे पहले राउंड होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर हम दोबारा बना लें, लेट्स सपोज कि ये क्या है, ये उसका क्या है, न्यूक्लियस है, कोई भी न्यूरॉन है, ठीक है। और ये उसके एक्सोन वगैरह हैं, डेंड्राइट्स हैं, वो तो होते ही हैं। ये इसका क्या है, मेन पार्ट क्या है, अब हमने जो डिस्कस करना है वो है न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस हमने डिस्कस करना है, इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये क्या है, लार्ज होता है, बड़ा होता है, और ये राउंडेड होता है। ये देखिए आपको राउंड सा दिख रहा है ना, ये क्या है, लार्ज होता है, सेंट्रल होता है, यानी कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेंटर में होता है, लार्ज होता है, और ये क्या है, होता है ये राउंड कलर, राउंड होता है, लार्ज होता है और सेंट्रल होता है। अब इस न्यूक्लियस को अगर हम यहाँ पे जूम करें तो कुछ ऐसा हमारे पास हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, यानी कि आपने सपोज करना है कि ये सारे का सारा न्यूक्लियस है। अब ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास क्रोमेटिन होगा। क्या होगा इसके पास, हमारे पास यहाँ पे ऐसे करके क्रोमेटिन प्रेजेंट होगा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, जो क्रोमेटिन है वो असल में क्या है, क्रोमोसोम्स है, ठीक है। तो क्रोमोसोम की जो शेप है वो तो कुछ इस तरह होती है ना, जिस तरह हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं कि इस तरह कंडेंस फॉर्म में क्रोमोसोम है, तो इस तरह क्यों प्रेजेंट है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि एक न्यूरॉन कभी भी डिवाइड नहीं करता। एक दफ़ा अगर न्यूरॉन बन जाए तो वो बन जाता है, वो फिर आगे डिवाइड नहीं करता। और ये जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, वो हमेशा डिवीजन के टाइम पे होता है। तो अब एक क्रोमोसोम, एक जो न्यूरॉन है उसने डिवाइड ही नहीं करना, तो उसकी जो क्रोमोसोम है यानी कि क्रोमेटिन है वो कभी कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाएगा ही नहीं, और उसका जो क्रोमेटिन है वो हमेशा लूज फॉर्म में ही रहेगा, क्योंकि उसका एक ही काम अब रह गया है, वो है जीन एक्सप्रेशन। जो दूसरा काम था डिवीजन वाला, वो तो इस सेल की एबिलिटी से ही बाहर हो जाता है, क्योंकि ये वाली जो कंडेंस फॉर्म है किस फॉर्म में होती है, डिवीजन की फॉर्म में। लेकिन क्योंकि न्यूरॉन डिवाइड नहीं कर पाता, तो उसका जितना भी ये क्रोमेटिन मटेरियल होता है ये क्या है, ये इस तरह लूजली अटैच होता है, ये अनकॉइल्ड होता है, टाइटली पैक नहीं होता, ठीक है। अब क्योंकि ये लूज थ्रेड की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से जो हमारा ओवरऑल न्यूक्लियस है वो किस तरह दिखता है, पेल दिखता है, ठीक है। किस तरह दिखता है, पेल। पेल क्यों, फीका कलर है ना, फीका क्यों है, क्योंकि इसकी थ्रेड्स जो है वो लूजली अटैच है। अगर इस तरह दिखता तो फिर शायद थोड़ा ब्राइट होता, क्योंकि उसमें सारे फाइबर्स जो है या मटेरियल है वो कंडेंस हो जाता। लेकिन क्योंकि ये तो डिवीजन के टाइम पे है और एक न्यूरॉन डिवाइड नहीं करता, दोबारा मैं बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक न्यूरॉन कभी भी डिवाइड नहीं करता, तो इसलिए उसका जो मटेरियल है वो कभी क्रोमोसोम फॉर्म में आता ही नहीं है, तो वो लूजली अटैच रहता है, लूजली अटैच रहता है, उसकी वजह से जो है वो ओवरऑल पेल हमें कलर देता है, दिखने में पेल होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये इम्पोर्टेंट बात है कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास एक प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोलस है ये क्या है हमारे पास, न्यूक्लियोलस, ये आपने याद रखना है कि ये न्यूक्लियोलस है।
जो न्यूक्लियोलस होता है, हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि इसका काम क्या है, कि ये बनाता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियोलस है। और ये किसकी फॉर्मेशन कर रहा होता है, ये हमेशा फॉर्मेशन कर रहा होता है राइबोसोम की। यानी अंदर प्रेजेंट होता है राइबोसोमल आरएनए, और ये न्यूक्लियोलस क्या करता है, उस राइबोसोमल आरएनए से फॉर्मेशन करता है किसकी, राइबोसोम्स की फॉर्मेशन करता है। ये न्यूरॉन जो है पूरा का पूरा, उसके अंदर सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी के अंदर इस तरह का राउंड न्यूक्लियस होता है जो लार्ज होता है, राउंड होता है, सर्कुलर होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। उसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो लूजली अटैच होता है, क्योंकि न्यूरॉन कभी भी डिवाइड नहीं कर पाता, तो क्रोमेटिन कंडेंस ही नहीं होता। ठीक है, इसकी वजह से जो ओवरऑल लुक होती है न्यूक्लियस की वो पेल होती है। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, राइबोसोम की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, राइबोसोम फिर आगे क्या करते हैं, हमें पता है कि प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो न्यूक्लियोलस है, इसका साइज हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि हमें पता है कि राइबोसोम ने आगे जाके क्या बनाना है, प्रोटीन बनानी है। और प्रोटीन की जैसे जैसे डिमांड ज़्यादा होगी, क्योंकि न्यूरॉन जो है उसने आपस में अपने आप को मेंटेन भी तो करना है, डिवाइड तो वो करने से रहा, लेकिन मेंटेन तो करना है ना। मेंटेन करना है तो उसके लिए प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन चाहिए तो कांस्टेंट राइबोसोम चाहिए, कांस्टेंट राइबोसोम चाहिए। तो न्यूक्लियोलस को राइबोसोम बनाने भी तो होंगे, और अगर ज़्यादा राइबोसोम बनने हैं तो फिर न्यूक्लियोलस का साइज भी क्या होगा, वो बड़ा होगा। और ये बात याद रखनी है कि न्यूक्लियोलस एक ही होता है। ठीक है, मल्टीपल न्यूक्लियोलस नहीं होते, एक ही लार्ज न्यूक्लियोलस होता है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है फीमेल्स के अंदर हमें पता है कि क्या होता है, फीमेल्स के अंदर इस तरह 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, ऐसे क्या होते हैं, 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। अब ये जो दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसमें से एक एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, वो यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट होता है, यानी कि वो अपने आप को कंडेंस नहीं करता है। इस तरह से एक क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है, वो अपने आप को इस तरह फाइबर की फॉर्म में अरेंज नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है, वो न्यूक्लियर एनवेलप के साथ जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और वो हमेशा किस फॉर्म में होता है, कम्पैक्ट फॉर्म में होता है, यानी कि वो अपने आप को लूज नहीं करता, जीन एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। तो इस वजह से हम उसको क्या कहते हैं कि क्या है, एक बार बॉडी है। क्या है ये, एक बार बॉडी है। ये क्या है, एक बार बॉडी। क्यों बार बॉडी है, क्योंकि ये कम्पैक्ट फॉर्म में रहता है, अपने आप को लूज नहीं करता, जीन एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, तो ये क्या है, एक बार बॉडी है। ये दोनों एक्स क्रोमोसोम में से एक एक्स क्रोमोसोम अपने आप को बार बॉडी बना लेता है। ठीक है, और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, न्यूक्लियर एनवेलप के साथ ही इनर सरफेस पे प्रेजेंट है। यानी कि ये क्या है, हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप है तो उसकी इनर सरफेस के ऊपर ये प्रेजेंट होता है। और ये बात याद रखनी है कि ये किस फॉर्म में है, ये अब कंडेंस फॉर्म में है। अभी हमने ऊपर बात की थी यहाँ पे कि न्यूरॉन जो है वो कंडेंस फॉर्म में नहीं होते। क्यों, क्योंकि डिवाइड नहीं करते। लेकिन ये बात याद रखनी है, एक्सेप्शन है कि फीमेल्स की जो 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, उन दोनों एक्स क्रोमोसोम में से एक एक्स क्रोमोसोम कम्पैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो अगर कोई आपसे कहे या पूछे कि क्या जो न्यूरॉन का न्यूक्लियस है उसके अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट है, कम्पैक्ट फॉर्म में है, तो आपने बताना है कि हाँ, कम्पैक्ट फॉर्म में होता है। कौन सा होता है, फीमेल के 2 एक्स क्रोमोसोम में से एक एक्स क्रोमोसोम जो अपने आप को बार बॉडी में चेंज कर लेता है, वो कम्पैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर एनवेलप की इनर साइड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अबाउट द न्यूक्लियर इन्वेलप। और ये इन्वेलप है जो कि हमें पता है कि डबल लेयर का होता है। यहाँ पे इस तरह से ये डबल लेयर का होता है। ठीक है, डबल लेयर मेम्ब्रेन है ना। तो न्यूक्लियर एनवेलप क्या है, ये एक डबल लेयर मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ पे ऐसे पोर्स होते हैं न्यूक्लियर। वैसे ये मैंने मेम्ब्रेन आपको ओपन करके दिखाई है, लेकिन असल में ये दोनों मेम्ब्रेन बहुत करीब होती हैं, अटैच्ड सी होती हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, इस तरह न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, और इसके अंदर से मटेरियल जो है वो बाहर अंदर भी आ सकता है और अंदर से बाहर भी जा सकता है।
तो अब हमने यहाँ पे बात की थी कि जो न्यूक्लियोलस है वो राइबोसोम की फॉर्मेशन कर रहा है, और राइबोसोम की फॉर्मेशन से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। अब हमें ये तो पता है कि राइबोसोम तो सेल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं ना, यानी यहाँ सेल बॉडी में यहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस से बाहर होते हैं, लेकिन बनते तो वो न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियोलस उनको बना रहा है, तो वो सेल बॉडी के अंदर कैसे आते हैं, यानी कि वो न्यूक्लियस को छोड़ के, जो ये जैसे ये न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस हम पढ़े हैं, ये पढ़े हैं अभी हम, तो वो इस एरिया के अंदर कैसे आते हैं, वो इस एरिया के अंदर आते हैं थ्रू दीज न्यूक्लियर पोर्स। यानी कि जो न्यूक्लियोलस है वो जैसे ही राइबोसोम को बनाता है, वो राइबोसोम क्या करते हैं, वो यहाँ न्यूक्लियर पोर्स के जरिए बाहर चले जाते हैं, और फिर ये जो सेल बॉडी का एरिया है यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे फिर वही जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन का और प्रोटीन फॉर्मेशन का वही होता है, और प्रोटीन्स बन जाती हैं। ठीक है, आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो न्यूक्लियस है ये फर्दर आगे कंटिन्यू होता है इस तरह, किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ये तो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये कॉन्टिन्यूस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। और ये सिर्फ न्यूरॉन की बात नहीं है, हर सेल के अंदर जो न्यूरोनल या न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और उसकी वजह से जो न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है उसके दरमियान में ये एक जाल सा, हम उसको कहते हैं एक नेट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो बना हुआ होता है। ठीक है, सो ये था हमारा जो टॉपिक सारा का सारा न्यूक्लियस का। आज हम लोगों ने डिस्कस किया है न्यूक्लियस को। एक दफ़ा हम दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है उसके अंदर क्या होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, ये एक्सोन होता है। ठीक है, और ये जो पोर्शन है इसको क्या कहते हैं, हम सेल बॉडी कहते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि न्यूक्लियस या जो सेल बॉडी है उसका साइज किस पे डिपेंड करता है कि जो न्यूरॉन है वो कितना काम कर रहा है और कितने डिस्टेंस तक काम कर रहा है। यानी कि अगर न्यूरॉन लोकलाइज है, एक खास एरिया में काम कर रहा है, तो फिर क्या होगा, फिर उसका जो फाइबर्स हैं वो छोटे होंगे, फाइबर छोटे होंगे तो ओवरऑल न्यूरॉन छोटा होगा, तो सेल बॉडी भी छोटी होगी क्योंकि प्रोटीन की इतनी ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर न्यूरॉन जो है वो एक जगह प्रेजेंट है और उसने मैसेज बहुत दूर तक, लॉन्ग डिस्टेंस तक देना है, तो उसकी वजह से ओवरऑल न्यूरॉन का साइज बड़ा होगा तो प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा होगी। प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा होगी तो सेल बॉडी की भी क्या है, अमाउंट, यानी कि उसका जो साइज है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जो लोकलाइजेशन ऑफ न्यूरॉन है ये कहाँ पे हमें नज़र आती है, ये सेरिबेलर कॉर्टेक्स के अंदर नज़र आती है, यानी कि जो हमारा सेरिबेलम है ना, सेरिबेलर कॉर्टेक्स, वहाँ पे हम लोकलाइजेशन ऑफ न्यूरॉन को देखते हैं। और जो लॉन्ग डिस्टेंस न्यूरॉन है इनको हम कहाँ देखते हैं, एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। जो लोकलाइज्ड न्यूरॉन होते हैं उनका साइज छोटा होता है 5 माइक्रोमीटर, और जो बड़े होते हैं जिन्हें लॉन्ग डिस्टेंस तक करना होता है उनका होता है 135 माइक्रोमीटर। ठीक है, न्यूक्लियस जो है हमने बात की कि क्या होता है, राउंड होता है, सेंट्रल होता है, सर्कुलर होता है, और ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल होता है जो कि लूज फॉर्म में अटैच होता है। ये कंडेंस नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि एक न्यूरॉन ने कभी भी डिवाइड नहीं करना होता, इसलिए ये क्रोमेटिन मटेरियल लूज थ्रेड की फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसकी वजह से ओवरऑल न्यूक्लियस का जो लुक है वो कैसा होता है, पेल दिखता है। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है जो राइबोसोमल आरएनए की वजह से राइबोसोम की फॉर्मेशन करता है, और राइबोसोम जैसे ही न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं तो वो वहाँ से न्यूक्लियर पोर के जरिए बाहर चले जाते हैं इनटू द सेल बॉडी का जो भी एरिया है वहाँ पे चले जाते हैं, और वहाँ पे जाके वो फिर प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये एक डबल लेयर की मेम्ब्रेन है जो कि कॉन्टिन्यूस होती है किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कॉन्टिन्यूस होती है, और ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है इसकी इनर साइड पे एक बार बॉडी होती है। बार बॉडी क्या होती है कि फीमेल के 2 एक्स क्रोमोसोम में से एक एक्स क्रोमोसोम कम्पैक्ट होता है, यानी कि अपने आप को इस तरह के थ्रेड्स में लूज नहीं करता बल्कि कम्पैक्ट स्टेट में ही प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियर एनवेलप, यानी न्यूक्लियर एनवेलप की इनर साइड पे, और उसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि क्या है, बार बॉडी है। और ये ओनली जो है एक्सेप्शन है इन द फीमेल जो कि
कंपैक्ट फॉर्म में है, वरना ओवरऑल जो बाकी सारा मटेरियल है वो लूज थ्रेड की फॉर्म में होता है। ठीक है, सो ये था हमारा न्यूक्लियस का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन।